हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ओआर स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं द हिंदू ट्यूटोरियल हिंदी में। उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होता है हमारे एग्जाम की दृष्टि से, आईएएस पीसीएस एग्जाम की दृष्टि से, उसके बारे में हम इसमें कवर करते हैं। ये वीडियो रोज सुबह 10 बजे तक अपलोड कर दी जाती है और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। उसका नाम है ओआर स्टडी पॉइंट। उसके अलावा उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए, इस वीडियो में हम सिर्फ करंट अफेयर नहीं कवर करते हैं। जो भी करंट होता है उसके अलावा जो उसका स्टैटिक पोर्शन होता है, यानी करंट प्लस स्टैटिक, दोनों को इस वीडियो में कवर किया जाता है। यानी आपके एग्जाम की सारी तैयारी पूरी अच्छे तरीके से हो जाएगी, ताकि अगर कोई एग्जाम में क्वेश्चन आता है, चाहे वो करंट का हो चाहे उसका स्टैटिक पोर्शन पूछा हो, तो दोनों के यहाँ कवर करके चला जाता है, ताकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन छूटे नहीं। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आज का पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, यानी मौलिक कर्तव्यों के बारे में। ये मुद्दा क्या है, पहले मुद्दा समझिए। देखिए, अभी जो हमारे सीजेआई साहब हैं, कौन है ये? तो ये है डीवाई चंद्रचूड़ साहब। ये 50वें नंबर के हैं। कौन से नंबर के? तो ये 50वें नंबर के भारत के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो इन्होंने अभी क्या कहा? इन्होंने ये कहा है कि जो मौलिक कर्तव्य हैं वो लोगों को फॉलो करना चाहिए, और वो सिर्फ ज्ञान की स्रोत नहीं है, बल्कि वो एक सामाजिक परिवर्तन के लिए रखे गए थे। सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए ही उसको जोड़ा गया था, तो इसलिए उसको फॉलो करना चाहिए, उसको समझना चाहिए। अब यहाँ पे जब सीजेआई साहब बोल रहे हैं, यानी देश के इतने इंपॉर्टेंट आदमी, पूरा न्यायिक व्यवस्था इनके ऊपर टिका हुआ है, तो ये बोल रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पे मौलिक कर्तव्य फिर से चर्चा में आ गए हैं। तो अब इसलिए हम उसके बारे में अच्छे से पूरा जान लेंगे। उसका स्टैटिक पोर्शन क्या है, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एम लक्ष्मीकांत का जो एक चैप्टर है मौलिक कर्तव्यों के नाम से, वो कवर हो जाएगा। देखिए, कुछ स्टैट पोर्शन मैं यहीं पे बता देता हूँ। स्टैट मतलब स्टैटिक पोर्शन, कुछ मैं यहीं पे बता देता हूँ। जैसे ये मौलिक कर्तव्य जो है हमारे, वो कहाँ से लिए गए? तो ये रूस, पहले क्या था? ये था सोवियत यूनियन। तो सोवियत यूनियन या सोवियत संघ से लिए गए हैं। अगर ऑप्शन में गया तो सोवियत यूनियन, तो आप इस पे टिक करेंगे। अगर रूस आता तो रूस पे टिक करेंगे। दोनों एक साथ नहीं देगा, क्योंकि अब वर्तमान में सोवियत यूनियन जो था वो रूस ही है वर्तमान में। पहले ये सोवियत यूनियन कहलाता था। ये कहाँ पे रखे गए हमारे संविधान में? तो ये हमारे संविधान में भाग 4A में रखे गए हैं। कहाँ पे रखे गए हैं? संविधान के भाग 4A में रखे गए हैं। और इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे गैरवाद योग्य है। गैरवाद योग्य का क्या मतलब है? इसका मतलब ये, जैसे डीपीएसपी है ना, आप उसको लागू कराने के लिए न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। यानी आप सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो था, आप उससे ये नहीं कह सकते हैं कि फला व्यक्ति है, ए नाम का व्यक्ति है, वो अपने मौलिक अधिकारों को तो मान रहा है लेकिन मौलिक कर्तव्यों को नहीं मान रहा है, तो मौलिक कर्तव्यों को लागू कराने के लिए आप अदालत चले जाएं या उसके खिलाफ केस कर दें। तो यहाँ पे ये नहीं हो सकता। इसी को गैरवाद युग कहा जाता है। यानी आप न्यायालय के द्वारा इसको लागू नहीं करवा सकते मौलिक कर्तव्यों को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसका? तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि जो हमारा संविधान बना था, यानी जो हमारा मूल संविधान था, उसमें ये मौलिक कर्तव्यों को शामिल नहीं किया गया था। जैसे आप देखेंगे जो पंचायती राज है, उसको भी हमारे मौलिक संविधान में नहीं लिया गया था। मौलिक संविधान से क्या मतलब? जब संविधान बना था तब, इसको बाद में संशोधन करके ऐड किया गया पंचायती राज को। ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा संविधान संशोधन था। उसके अलावा जब यहाँ पे ये जो है हमारा मौलिक कर्तव्य, इसको भी संविधान में संशोधन करके ऐड किया गया है। तो ये कौन सा संशोधन था? ये था 42वां संविधान संशोधन 1976 का। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि टोटल, यानी अभी कुल मौलिक अधिकार कितने हैं? तो अभी वो है 11। लेकिन जब यहाँ पे 42वां संविधान संशोधन 1976 किया गया, तब उसमें कितने जोड़े गए थे? 10 जोड़े गए थे। तो फिर 11 कैसे हो गए? 11वां कब आ गया भाई? ये क्या बात हुई? तो 11वां तब आया जब 86वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया। यानी जब बच्चों के राइट टू एजुकेशन, आरटीआई नहीं, यहाँ पे राइट टू एजुकेशन, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया जब बच्चों के, तो यहाँ पे एक मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। किसके लिए? अभिभावकों के लिए। कौन सा था? वो 11वां था, जिसमें क्या कहा गया? यहाँ पे सभी अभिभावकों का ये कर्तव्य होगा कि वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को स्कूल भेजें। तो यहाँ पे 86वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ा गए थे। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप इसको याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे वही सारी बातें की जा रही है। कहाँ से प्रेरित है? तो रूस के संविधान, तत्कालीन सोवियत संघ से प्रेरित है। उसके अलावा कौन सा संविधान संशोधन से जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। कौन सी समिति थी? हाँ, मैं भूल गया था। यहाँ पे देखिए, स्वर्ण सिंह समिति थी, यानी सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर इसको ऐड किया गया था संविधान में। मूल रूप से मौलिक कर्तव्य कितने थे? तो 10 थे। बाद में एक और जुड़ा, कौन से वाले से? तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जुड़ा। शायद मैंने 3 बोल दिया था यहाँ पे, उसके लिए सॉरी। 2002 के माध्यम से एक और कर्तव्य को जोड़ा गया। अब टोटल कितने हो गए? तो अब हो गए 11। उसके अलावा सभी 11 कर्तव्य संविधान का अनुच्छेद 51A भाग 4A में सूचीबद्ध है। यानी इनके लिए अलग अलग नहीं बनाया गया है कि यहाँ पे ABCD करके रहेगा, या 51A, 51C, 51D, इस तरीके से नहीं। 51A के अंतर्गत ही सारे मौलिक कर्तव्य को 11 को रखा गया है। उसके अलावा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की तरह मौलिक कर्तव्य भी प्रकृति में गैर न्यायिक है। ये मैंने बता दिया गैर न्यायिक से क्या तात्पर्य है यहाँ पे।
यहाँ पे आपको मौलिक कर्तव्यों की सूची दी गई है, जो 11 के 11 मौलिक कर्तव्य यहाँ पे सूची दी गई है। और उसके अलावा यहाँ पे आपको देखिए इमेज के द्वारा और अच्छे से समझाया गया, तो आपको जो भी आसान लगे वहां से आप देख लेंगे। हाँ, एक बार मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ ताकि आपके ध्यान में कुछ चीजें फंस जाएं, जिससे कुछ पॉइंट, जैसे 2-4 पॉइंट अगर मेरे पढ़ने से आपको याद हो जाता है। कहते हैं ना, सुनने से चीजें ज्यादा याद होती हैं और फिर पढ़ने से थोड़ा सा कम ध्यान में रहता है। जब आप सुनने रहते हैं किसी चीज को, किसी की बात को सुनने रहते हैं, तो वो चीजें ज्यादा दिमाग में क्लिक करती हैं। तो इसलिए एक बार मैं पढ़ के सुना देता हूँ कि क्या क्या लिखा है, सारे के सारे 11 क्या है, ताकि आपके दिमाग में कुछ 1-2 पॉइंट 3 पॉइंट फंस जाए। पहला क्या, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा क्या है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे। चौथा क्या है, देश की रक्षा करे। पांचवा क्या है, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे। छठा क्या है, हमारे सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करे। सातवां क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करे। आठवां क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करे। नौवां क्या है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे। 10वां क्या है, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे। और 11वां, ये कहां से जुड़ा था, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जुड़ा गया था। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, 11वां, माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, ये माता पिता या अभिभावक का कर्तव्य होगा। इसको सबसे बाद में जोड़ा गया। अब इसके अलावा एक डिबेट होती है, हमेशा अक्सर आप सुनेंगे डिबेट, उसको आप यहाँ पे समझिए, उस मुद्दे को ध्यान से सुनिएगा, पूरा अच्छे से मुद्दा समझिए इसको। डिबेट किसके किसके बीच होती है, तो यहाँ पे होती है फंडामेंटल ड्यूटी और फंडामेंटल राइट के बीच, यानी मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकारों के बीच ये डिबेट होती है अक्सर कि किसको ज्यादा महत्ता दी जानी चाहिए, किसको लागू करना चाहिए, किसको नहीं लागू करना चाहिए। मुझे एक चीज याद है, जैसे मैं जा रहा था एग्जाम देने, तो एक बार ये हुआ, ट्रेन में ही था, वहां पे एक भैया मिले, वो जबरदस्ती मतलब मुझसे पूछ रहे हैं कि आप बताइए फंडामेंटल ड्यूटी जो है, मौलिक कर्तव्य जो है, क्या उनको कानूनी रूप नहीं देना चाहिए, मतलब आपके लिए अधिकार दे दिए गए लेकिन आपको कानूनी रूप देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। इस तरीके से उन्होंने जबरदस्ती ये कहा, इस सेंस में कि मौलिक कर्तव्यों को कानूनी रूप दे देना चाहिए। तो चलिए मैं आप लोग से पूछता हूँ, आप लोग को क्या लगता है। मैं उस भैया की तरह जबरदस्ती नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे आप इस पॉइंट समझिए, फंडामेंटल ड्यूटीज जो होती है और फंडामेंटल राइट जो होता है, इन दोनों के बीच अक्सर मुद्दा बना रहता है कि किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए, कब किसको ऊपर रखा जाना चाहिए, क्या है क्या नहीं। या फंडामेंटल ड्यूटी जो मौलिक कर्तव्य जो है, इनको क्या कानूनी रूप नहीं दे देना चाहिए। कानूनी रूप से क्या मतलब है कि अगर कोई इसको फॉलो नहीं करता है तो उसको सजा दी जाए या उसके ऊपर कोई दंड का प्रावधान किया जाए, चाहे आर्थिक जुर्माना हो, चाहे कारावास हो, इस तरीके से कोई ना कोई वहां पे सजा दी जाए उनको। तो आप लोग को क्या लगता है इस पे, कम से कम एक पॉइंट जो आपको पक्ष में सोचना है कि यहाँ पे कानूनी रूप दे देना है, और एक पॉइंट जो है मिनिमम कम से कम ये सोचना है कि कानूनी रूप क्यों नहीं देना है। अब देखिए यहाँ पे मुद्दा समझिए, जिनको लगता है कि कानूनी रूप दे देना चाहिए और जिनको लगता है कि कानूनी रूप नहीं देना चाहिए, दोनों अपना अपना पक्ष विपक्ष कमेंट करके बताएंगे। लेकिन यहाँ पे मुद्दा समझिए, देखिए हमारा देश जो है, अभी भी हमारे देश में अब ऐसे पढ़े लिखे लोग या जो बिना पढ़े लिखे उनको छोड़ दीजिए, आप अपने लेवल पे देखिए, आप खुद को देखिए कि कितने मौलिक अधिकार जो है आपको पता है, या आप कितने मौलिक अधिकारों का आप वास्तव में फायदा उठा पा रहे हैं। अगर आपके सामने एक पुलिस वाला आता है, चाहे वो कांस्टेबल ही क्यों ना हो, कितने सारे लोग, हो सकता है भाई कि आप ना घबराते हो, लेकिन मैंने बहुत सारे लोग को ऐसे देखा है कि अगर कांस्टेबल भी उनके सामने आ जाए तो लोग बोलने से घबराते हैं, मतलब उनको लगता है यार क्या हो गया, कैसे बोलूंगा, क्या करूंगा, ऐसे लगता है ऐसे खा जाएंगे। तो आप सोच के देखिए, आपके सामने एक कांस्टेबल आ जा रहा है, आपको पता है कि आपका मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत कि बोलने का आपको आजादी दी गई संविधान के द्वारा, उसके अलावा आर्टिकल 21 है गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार दिया गया, उसके बाद भी आप यहाँ पे बोलने से कतराते। तो आप सोच के देखिए, जिस देश में लोग अभी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है, अभी उनको फंडामेंटल राइट को लेकर उतनी जानकारी नहीं है, अभी उनको फंडामेंटल राइट के बारे में पता ही नहीं है कि उनको शिक्षा का अधिकार है, उनको स्वास्थ्य का अधिकार है, उनको स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है, ये सारे मुद्दे जहाँ पे नहीं उठाए जा रहे हैं, यहाँ पे पढ़े लिखे लोग भी इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं। तो आप सोच के देखिए, यहाँ पे अगर आप मौलिक कर्तव्यों को कानूनी रूप दे देंगे तब सोचिए क्या होगा, यानी मौलिक कर्तव्यों को आप कानून में लागू कर देंगे तब आप सोच के देखिए क्या होगा। जो बेचारे दिन में 200 रुपए कमाता है दिहाड़ी करके, वो मौलिक कर्तव्य क्या जानेगा, वो मौलिक अधिकार ही नहीं जान रहा अपना कि उसके लिए मिनिमम वेजेस एक्ट लाए गए हैं, उसको यही नहीं पता है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है उसके लिए, तो वो कानूनी जो रूप दे देंगे अगर आप मौलिक कर्तव्य को, तो वो उसके बारे में क्या ही समझेगा। फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे देखिए राज्य की निरंकुशता भी आ सकती है। कैसे आ सकती है, तो यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटी के नाम पे आपको टॉर्चर किया जा सकता है। मान लीजिए आप सड़क से गुजर रहे हैं, पता चला कि आपको
ध्यान ही नहीं है, आपको पता ही नहीं कि आपका फंडामेंटल ड्यूटी है, आपका मौलिक कर्तव्य है, फिर क्या होगा? फिर यहाँ पे पुलिस आएगी, आपको पकड़ेगी, और फिर आप सभी को पता है क्या होता है। अब वो बताने की जरूरत है नहीं कि फिर इतना दीजिए, धीरे से निकल जाएगी। तो फिर ये मुद्दा चलता रहेगा, फिर यहाँ पे राज्य की निरंकुशता बढ़ जाएगी, और मौलिक कर्तव्यों को कानूनी रूप देना भी कुछ हद तक सही हो सकता है। जैसे अब यहाँ पे लोग इसकी जो हमारा, आप देखें कई बार ऐसे मुद्दे आते हैं कि जो तिरंगा होता है उसका अपमान करते हैं, उसके अलावा राष्ट्रगान का अपमान करते हैं। राष्ट्रगान चलता है तो कोई खड़ा नहीं होता है। कोई का मतलब ये नहीं कि बहुत सारे लोग, लेकिन कुछ एक दो गिने चुने जो ऐसे होते हैं। अब क्या कहा जाए उनके बारे में कि आप अपने देश के लिए भी खड़े नहीं हो सकते 52 सेकंड, तो फिर वो देश के लिए और क्या ही करेंगे। तो इस तरीके के मुद्दे आते हैं, तो वहां पे लगता है कि यार इनको अनिवार्य कर देना चाहिए। तो ये सारे मुद्दे आप देखिए, कभी भी आपसे अगर पूछता है कि फंडामेंटल राइट वर्सेस फंडामेंटल ड्यूटी पे आपका क्या विचार है, तो आपको दोनों को ही महत्ता देनी है। आपको ये बताना है कि फंडामेंटल राइट ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, और यहाँ पे आपको अपने मन से नहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हिसाब से बताना है। तो यहाँ पे आपका जो होगा इंटरव्यू अच्छा जाएगा। उसके अलावा अगर आप आंसर राइटिंग करते तो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो व्यक्तित्व वो निखरेगा। और यहाँ पे ये चीज याद रखिएगा, जो फंडामेंटल ड्यूटी है उसको अभी कानूनी रूप देना ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी भी हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है। तो फिर अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक कैसे होंगे? और वहां एक डायलॉग आप सुनोगे, ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इस तरीके की क्वेश्चन आप अपने आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। यानी कल का अगर आप IAS ऑफिसर बन जाते हैं तो फिर आप ये नहीं करेंगे ना कि यार जब मैं तैयारी कर रहा था तो चाचा जी ने मुझे ये बोला था, फूफा जी ने मुझे ऐसे ताने मारे थे, या मामा जी ने ये कहा था, तो अब चलूंगा मैं उसका बदला लूंगा, 4-6 पुलिस वालों को भेज के उन सबको टंगवा लूंगा। इस तरीके से तो आप नहीं कह सकते ना। वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कल का अगर आप किसी पोस्ट पे बैठते हैं, कोई अच्छी पोस्ट है, कोई बड़ी पोस्ट है, तो आपके लिए अधिक जिम्मेदारियां भी होंगी। आप उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे उस पोस्ट को। और यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटी वर्सेस फंडामेंटल राइट का मुद्दा जब भी आएगा तो आपको इसमें एक संतुलन बना करके लिखना है। लास्ट में आपको दोनों का संतुलित बैलेंस्ड आंसर करके निष्कर्ष करके निकल जाना है। यहाँ पे आपको अपना ये नहीं थोपना कि यहाँ फंडामेंटल ड्यूटी को कानूनी रूप दे ही देना चाहिए। आप खुद सोच के देखिए, अगर इतना ही इंपॉर्टेंट होता है या मतलब इतना ही जरूरी है, तो फिर हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने दुनिया भर के संविधान को पढ़ा था, उसके बाद हमारा संविधान तैयार किया, तो तुरंत इसको शामिल क्यों नहीं कर लिया, या फिर वहीं से इसको कानूनी रूप क्यों नहीं दे दिया गया जब सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने इसको बताया था। ये सारे मुद्दे बने रहते हैं। यहाँ पे आप समिति की कोई बात हो, उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का कोई केस हो, सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन हो, उसका सहारा लेकर के उसके थ्रू अपनी बात कहेंगे, ताकि आप डिफेंडेड रहें। या आपका जो फिर आप सामने सोच के देखिए, अगर कोई आपका इंटरव्यू ले रहा है या आप किसी से डिबेट डिस्कशन कर रहे हैं, आप वहाँ सुप्रीम कोर्ट का फैसला बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में या 2005 में इस तरीके की बात कही थी इन दोनों के बीच, फंडामेंटल राइट वर्सेस फंडामेंटल ड्यूटी के बीच। तो आप सोच के देखिए उसका इम्पैक्ट किस लेवल पे पड़ेगा। यहाँ पे ये सारी चीजें हैं, तो आप फंडामेंटल ड्यूटीज जो है उसको भी आप अच्छे से लेकर के चलें। देखिए, जो जागरूक नहीं उनको छोड़ दीजिए, लेकिन अगर आपको जानकारी तो आप उसको फॉलो करिए। जिसको जानकारी कम से कम हो तो फॉलो करिए। फिर धीरे धीरे, कहते हैं ना, देखने से बोलने से कुछ नहीं होता। अगर कोई आपको देखेगा कि आप पढ़ रहे हैं तो फिर आपके रूममेट भी पढ़ना शुरू कर देगा। तो इसी तरीके से जब आप फॉलो करेंगे तो आपके साथ रहने वाले भी फॉलो कर देगा। जैसे अगर आप जाते हैं मार्केट, 2 लोग मान लीजिए साथ में जाते हैं, आप कहते हैं कि भैया मुझे प्लास्टिक मत दीजिएगा, मुझे प्लास्टिक नहीं यूज करना, आप अपना थैला लेकर के जाते हैं, तो आपके साथ वाला 1 दिन 2 दिन 10 दिन करेगा ऐसा। लेकिन जब आपको देखेगा और रोज की आपकी हैबिट है कि रोज ये बंदा झोला लेकर के जाता है, यार मैं रोज प्लास्टिक लेकर के आता हूँ, पर्यावरण को नुकसान होता है, तो उसको शर्मिंदगी आना शुरू हो जाएगी। 1 दिन 2 दिन 10 दिन 20 दिन बाद उसको शर्मिंदगी आना शुरू हो जाएगी। फिर वो क्या करेगा, अपना भी बिहेवियर चेंज कर लेगा। तो वही कहा जा रहा है यहाँ पे कि आप जिसको जानकारी कम से कम वो फॉलो करें तब तक। और इसके लिए कानून से ज्यादा जरूरी क्या, अभी हमारे लिए ज्यादा जरूरी है जागरूकता फैलाना। अब इनको अधिकारों को लेकर के और कर्तव्यों को लेकर के अभी जागरूकता फैलाना ज्यादा जरूरी, ना कि कानून लाना ज्यादा जरूरी है। अब इनका महत्व क्या है? मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे, तो ऐसा तो है नहीं कि यार किसी दिन कोई सो के उठा और उनका मन किया, या हमारे प्राइम मिनिस्टर सो के उठ उनका मन किया यार लाओ कुछ ऐसा जोड़ दिया जाए संविधान में, ऐसा कर दे। उसका कोई महत्व होगा, उसको किसी उद्देश्य के लिए जोड़ा गया होगा, कोई उसका बात होगी तभी तो जोड़ा गया है। ऐसा तो है नहीं कि सो के उठा और फिर लाइए जोड़ दीजिए। तो उसका महत्व क्या है यहाँ पे मौलिक कर्तव्यों का, वो जानते हैं हम। यहाँ पे देखिए, लोकतांत्रिक आचरण का निरंतर अनुस्मारक है, जो याद दिलाने वाले होते हैं। यानी लोकतांत्रिक मूल्य जो होते हैं उसके बारे में ये लगातार याद दिलाता है। कैसे याद दिलाता है? तो नागरिकों को लोकतांत्रिक आचरण और लोकतांत्रिक व्यवहार के बुनियादी मानदंडों का पालन करने की भी आवश्यकता है। संविधान ने विशेष रूप से उन्हें कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं। किन्हें? तो हम लोग को, जैसे आप सभी देखेंगे जो भारत में रहने वाले लोग हैं, उसके अलावा कुछ विदेशी नागरिकों को भी। यानी यहाँ पे जो भी आता है हमारे देश में उसके लिए कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तो मौलिक कर्तव्य भी है। यानी दोनों साथ साथ चलेंगे, दोनों का सह अस्तित्व है, किसी को छोड़ नहीं सकते आप। असामाजिक गतिविधियों की चेतावनी। अब इस यहाँ पे कैसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं, जैसे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हो गया, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करना हो गया, या सार्वजनिक शांति भंग करना आदि, इन सारी चीजों के लिए ये रोकता है। अब यहाँ पे आप एक चीज समझ पा रहे होंगे, कनेक्ट कर पा रहे होंगे। आप अक्सर देखते होंगे सोशल मीडिया पे आए दिन कोई ना कोई पोस्ट शेयर होते हैं जिसमें हमारे राष्ट्रीय ध्वज का
तिरंगे का अपमान किया जाता है, कोई पैरों तले रख लेता है, कोई सर पे मोड़ के रखता है। इस तरीके के बहुत सारे मुद्दे आते हैं। ये बहुत ही घटिया स्थिति, अब क्या कहा जाए इसके बारे में। उसके अलावा सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करना, इसका क्या मुद्दा, देखिए जब भी कोई धरना प्रदर्शन करता है या कहीं कोई विरोध प्रदर्शन करता है तो क्या करते हैं वो लोग, ट्रेन जलाएंगे, बस जलाएंगे, ये सारी चीजें करते हैं, रोड जाम करते हैं। तो होता क्या उससे अंततः, होता तो हमारा ही नुकसान है ना, हमारे टैक्स से वो सारी चीजें बनाई जा रही है। सरकार अपने घर से तो पैसा दे नहीं रही है, चाहे जो गवर्नमेंट हो अपने घर से तो पैसा लगाएगी नहीं, तो उस पर नुकसान किसका है, हमारा ही टैक्स जाता है, हम ही लोग उसको बनवाते हैं, हमारे पैसे से बनता है, फिर हमारे नुकसान होता है। तो वहाँ पे बताया कि इन सारी चीजों को रोकने के लिए एक चेतावनी के रूप में काम करता है। अनुशासन और प्रतिबद्धता की भावना, ये राष्ट्र के प्रति अनुशासन और प्रतिबद्धता की भावना को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। ये केवल दर्शकों के बजाय नागरिकों की सक्रिय भागीदारी से राष्ट्रीय लक्ष्यों को साकार करने में मदद करते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ और पॉइंट है। कानून की संवैधानिकता निर्धारित करने में सहायता करना। कानून की संवैधानिकता से क्या मतलब है, जैसे अगर मान लीजिए संसद क्या करती है, कोई एक्ट पास करती है, अब उसको देखना कि संविधान के अनुसार है कि नहीं है, तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट मौलिक कर्तव्यों के साथ साथ मौलिक अधिकारों, इन दोनों को मिला करके देखती है कि हाँ यहाँ पे सही से पढ़ा जा रहा है कि नहीं, मतलब यहाँ पे सही से लागू किया जा रहा है एक्ट को कि नहीं लागू किया जा रहा है। पढ़ा जाने से मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी दोनों को मिला करके पढ़ती है, दोनों को मिला करके लेकर के चलती है कि यहाँ पे उसकी संवैधानिकता सही है कि नहीं, ये जो एक्ट बनाया गया वो संविधान के अकॉर्डिंग सही है कि नहीं, संविधान के हिसाब से उसको लागू किया जा सकता है या नहीं लागू किया जा सकता है, या असंवैधानिक घोषित कर दिया जाए। यहाँ पे देखिए उदाहरण के लिए क्या दिया गया है, विधायिका द्वारा पारित कोई भी कानून जब संवैधानिकता जांच के लिए न्यायालय में जाता है और उसमें मौलिक कर्तव्य के घटक निहित हैं तो ऐसे कानून को उचित माना जाएगा। यानी अगर मौलिक कर्तव्य को लागू करने के लिए कोई मुद्दा लाया जाता है तो यहाँ पे ऐसे कानून को उचित माना जाएगा और उसको लागू करने दिया जाएगा, उसको असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता है। मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय का क्या पक्ष रहा है, सर्वोच्च न्यायालय अभी तक इस पे क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने हमारी क्या बताया। सर्वोच्च न्यायालय के रंगनाथ मिश्रावाद 2003, कब का मुद्दा ये, रंगनाथ मिश्रावाद 2003। इस तरीके के केस आप नोट कर लेंगे, ये मेंस आंसर राइटिंग हो गया, उसके अलावा एथिक्स हो गया, उसके अलावा आपका इंटरव्यू हो गया या डिबेट डिस्कशन कहीं होगी, तो यहाँ पे आप इसका सहारा लेकर के बता सकते हैं कि किस हद तक सही है और क्या गलत है। यहाँ पे आप कभी भी कोई रेफरेंस लेके बात करेंगे ना तो आपकी बात अपने आप ही ठोस हो जाएगी। जैसे अगर आप गांधी जी का रेफरेंस लेते हैं, कार्ल यूंग का लेते हैं, कार्ल मार्क्स का लेते हैं या शेक्सपियर के एग्जांपल्स लेते हैं, उसकी बातें कहते हैं, तो यहाँ पे आप अपने आप ही, चाहे अरस्तु हो गए, प्लेटो, इन सारी चीजों का रेफरेंस लेकर के अगर आप कहते हैं, इन सारे लोगों का रेफरेंस लेके कहते हैं, तो आपकी बात अपने आप महत्वपूर्ण हो जाती है, वहां पे आपकी बात अपने आप ठोस हो जाती है। क्या कहा इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कि मौलिक कर्तव्यों को न केवल कानूनी प्रतिबंधों से बल्कि सामाजिक प्रतिबंधों द्वारा भी लागू किया जाना चाहिए। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि कानूनी प्रतिबंध तो अपनी जगह, लेकिन सामाजिक प्रतिबंधों से लागू करना चाहिए। कौन कह रहा है ये, हमारा सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सामाजिक प्रतिबंध क्या है, वही जैसे मैंने भी एग्जांपल दिया था कि अगर आप जाते हैं प्लास्टिक का थैला नहीं लेकर के जाता, आपका दोस्त प्लास्टिक का थैला लेकर के जाता है, तो इसी तरीके अगर आप फॉलो करेंगे, आपके साथ रहने वाला अपने आप फॉलो करने लगेगा। और फिर जब सामाजिक दबाव बनेगा, आप सभी को पता है सामाजिक दबाव किस हद तक काम कर सकता है। सामाजिक दबाव इस हद तक काम करता है कि हम अपने पसंद के कपड़े, अपने पसंद के चप्पल, अपने पसंद की चीजें नहीं पहनते हैं। जैसे अगर मान लीजिए किसी को डैमेज जींस पसंद है, डैमेज जींस क्या, वही जो फटी होती है उसी को डैमेज जींस बोलते हैं। तो अगर मान लीजिए किसी को पसंद है, लेकिन अब आईएएस की तैयारी करने वाला बंदा नहीं पहन सकता, क्यों, क्योंकि उसके लिए एक बना हुआ है कि आईएएस का बंदा फॉर्मल में ही दिखना चाहिए। तो इस तरीके से मुद्दे हैं, यहाँ पे सामाजिक दबाव ही है। हालांकि मौलिक कर्तव्य, यहाँ पे ये क्या, एम्स छात्र संघ बनाम एम्स 2001 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह माना गया था कि मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकारों के समान ही महत्वपूर्ण है। यानी एम्स का मुद्दा जब आया था तब 2001 का मुद्दा था। इसमें क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटीज दोनों ही महत्वपूर्ण है, किसी एक को महत्ता नहीं दी जा सकती है। हालांकि मौलिक कर्तव्यों को मौलिक अधिकारों की तरह लागू नहीं किया जा सकता है, लेकिन उन्हें भाग 4A में कर्तव्यों के रूप में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यानी सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि जैसे फंडामेंटल राइट को आप हमसे लागू करवा सकते हैं, अगर आपके फंडामेंटल राइट का, मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आपको कोई ये कहता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज का हनन हो रहा है, कोई फंडामेंटल ड्यूटी नहीं फॉलो कर रहा है, तो आप उसके लिए कोर्ट नहीं जा सकती, ये बताया था सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में। मूल कर्तव्यों की उपस्थिति अप्रत्यक्ष रूप से पहले से ही संविधान के भाग 3 में कुछ निर्बंधों के रूप में थी। अब यहाँ पे आगे की राह क्या हो या इसको आगे कैसे लेकर के चल सकते हैं, तो मौलिक कर्तव्य केवल पांडित्य या तकनीकी उद्देश्य नहीं है। यहाँ पे क्या मतलब कि यहाँ पे सिर्फ आपके देखने के लिए या जानकारी के लिए नहीं रखे गए, यानी आपका आंसर राइटिंग के लिए नहीं रखे गए हैं, बल्कि इन्हें सामाजिक परिवर्तन की कुंजी के रूप में शामिल किया गया था। समाज में सार्थक योगदान देने के लिए नागरिकों को पहले संविधान और उसके अंगों को समझना होगा, जिसके लिए जन व्यवस्था और उसकी बारीकियों, शक्तियों और सीमाओं को समझना अनिवार्य है। इसलिए भारत में संवैधानिक संस्कृति का प्रसार बहुत जरूरी है। प्रत्येक नागरिक को भारतीय लोकतंत्र में सार्थक हितधारक होने और संवैधानिक दर्शन को उसकी वास्तविक भावना में आत्मसात करने का प्रयास करने की आवश्यकता है। मौलिक कर्तव्यों के उचित संवेदीकरण,
पूर्ण संचालन और परिवर्तनीयता के लिए एक समान नीति की आवश्यकता है जो नागरिकों के जिम्मेदार होने में काफी मदद करेगी। यहाँ पे बताया क्या जा रहा है कि जो हम लोग हैं, यानी जैसे भारत के जो नागरिक हैं, उनको क्या किया जाए, तो जागरूक किया जाए संविधान के प्रति, उनके अधिकारों के प्रति, उनके कर्तव्यों के प्रति और भी जो मुद्दे हैं उसके प्रति। यानी पहले उनको लोकतंत्र के प्रति, संविधान के प्रति, इन सारी चीजों के प्रति उनको जागरूक किया जाए। उसके बाद धीरे धीरे प्रोसेस में ला करके फिर इसको कानूनी रूप देना उचित होगा। यानी डायरेक्टली इनको कानूनी रूप दे देना उचित नहीं माना जाएगा, वो ठीक तरीके से उसका क्रियान्वयन नहीं हो पाएगा। ये देखिए यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, यूपीएससी प्री क्वेश्चन है, कब का, ये 2015 का है। क्वेश्चन क्या है, तो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा और उसे अक्षुण्ण रखना किसके तहत उल्लिखित प्रावधान है। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए संविधान की प्रस्तावना, ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन सी मौलिक अधिकार, ऑप्शन डी मौलिक कर्तव्य। तो आप सभी को पता है कि पहला ही मौलिक कर्तव्य है। यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा डी। फिर यहाँ से 2017 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है मौलिक कर्तव्य से जुड़ा हुआ, उसमें क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, इन कर्तव्यों को लागू करने के लिए विधायी प्रक्रिया प्रदान की गई है। दूसरा क्या स्टेटमेंट है, वे कानूनी कर्तव्यों से संबंधित हैं। आपका ऑप्शन है केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक और ना तो दो। अब यहाँ पे सबसे पहले आप ये देखेंगे कि क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्य के बारे में सही है। कभी कभी यहाँ पे पूछता है सही नहीं है, तो आपको यहाँ पे पहले देखना है कि सही है या सही नहीं है पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है सही है, तो यहाँ पे आपको उत्तर जाएगा ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई कानूनी प्रक्रिया दी गई है और ना ही कानूनी कर्तव्यों से संबंधित है, तो आपके दोनों ऑप्शंस गलत हो जाएंगे, इसलिए उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल किसके बारे में, तो ये है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ये क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं रोगाणु रोधी प्रतिरोध। यहाँ पे आपको यही टफ लग रहा होगा ना, हिंदी वाला रोगाणु रोधी प्रतिरोध इस तरीके से बोलना। देखिए इसका मुद्दा क्या है, यहाँ पे आप समझिए, जो आप थंबनेल लिखोगे कि एंटीबायोटिक दवाएं बंद करना, काम करना बंद करने, तो वहाँ पे यही मुद्दा है। एंटीबायोटिक या एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, जैसे आपका सर दर्द हो रहा है या आपका पैर दर्द हो रहा है या आपको कहीं चोट लगी है या बुखार है, इस तरीके से कोई सभी मुद्दा है, आप थोड़ा अनकंफर्टेबल है, आप क्या करते हैं, तुरंत डोलो ले आओ, पैरासीटामोल ले आओ, क्रोसिन, सेरेडॉन, और यहाँ पे इस तरीके के बहुत सारी दवाएं हैं। अब इतनी सारी दवाओं के नाम तो मुझे नहीं पता, मैंने डॉक्टरी नहीं की है, लेकिन बहुत सारी ऐसी दवाएं जो नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं। थोड़ा सा भी सर दर्द होगा तुरंत क्रोसिन या डोलो या पैरासीटामोल को खा लेंगे, थोड़ा सा भी बुखार होगा तो खा लेंगे। तो वहाँ पे यही बताया कि जो आप बार बार दवाएं खाते हैं, सेल्फ मेडिकेट करते हैं, यानी अपने आप से डॉक्टर बन जाते हैं, तो ये होता है क्या, अंततः ये जा करके एक रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है, आप सभी को पता है कि प्रतिरोध, यानी किसी चीज के विरोध में खड़ा होना। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो आप बार बार दवाएं खाते हैं उससे होता क्या है, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो दवा आपके ऊपर असर करना बंद कर देगी। यानी अगर मान लीजिए आप 200 mg की कोई दवा खा रहे हैं सर दर्द के लिए, तो मान लीजिए अगर आपको आज असर कर रही है, कल कर रही है, फिर इस तरीके से आप 4-6 महीने बाद आप देखेंगे कि ये दवा आपको असर करना बंद कर देगी, फिर आपको 200 mg की जगह 250 mg या 300 mg की दवा खानी पड़ेगी ताकि आपको असर कर सके। क्यों? क्योंकि होता क्या है, यहाँ पे जो बैक्टीरिया हो गए या यहाँ पे वायरस हो गए, फंगस हो गए, परजीवी हो गया, इस तरीके के जो भी होते हैं जीवाणु, जो सूक्ष्म जीवाणु, वो क्या करते हैं, सूक्ष्म जीवाणु जो होते हैं उनका मुद्दा क्या बनता है, उनका मुद्दा ये बनता है कि वो दवाओं के लिए अपने आप को रेडी कर लेते हैं। यानी कैसे होता है कि अगर आप कभी बाहर जाते हैं, जो शुरू में बाहर रहने जाते हैं, तो उसकी तबीयत बहुत खराब होती है, कभी खाने को लेकर के, कभी पानी की वजह से, लेकिन फिर क्या होता है एक टाइम के बाद धीरे धीरे आदत बन जाती है। तो ऐसे ही ये सूक्ष्म जीवाणुओं के प्रति भी हो जा रहा है, यानी जो यहाँ पे बैक्टीरिया, वायरस, ये सब है, इनके लिए भी ऐसा ही हो जा रहा है। यानी आप जो दवाएं खा रहे हैं, फिर क्या होता है एक टाइम के बाद इनको असर करना बंद कर देती है। यही है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस आसान भाषा में। अब यहाँ पे टेक्निकल वर्ड्स जो है उसको मैंने लिखा है आगे, आप उसको टेक्निकल परिभाषा जो उसकी आप पढ़ लेंगे, लेकिन ये समझाने के लिए यही आसान भाषा में है कि आप जो दवाएं खाते हैं उनका असर होना बंद हो जाएगा। अब यहाँ पे जो दवा खाते हैं आप, जब आपके शरीर में जाएगी, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी तो है कि आपके शरीर में जो दवा जा रही है उसको थोड़ी ना पता है कि कौन सा गुड बैक्टीरिया है, कौन सा गुड वायरस है और कौन सा खराब है, किसको मारना और किसको बचाना है, ये दवा को तो पता नहीं है। दवा क्या काम करेगी कि हाँ वो टारगेटेड होती है कि इस तरीके के जो बैक्टीरिया होंगे इनको खत्म कर देना है, तो दवा तो उसी के हिसाब से काम करेगी। फिर जब बुरे बैक्टीरिया को मारेगी तो उसके साथ साथ अच्छे बैक्टीरिया भी तो मरेंगे। वो होता है ना, गाँव में कहावत है, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। तो वहाँ पे यही मुद्दा है कि बुरे बैक्टीरिया के साथ साथ अच्छे बैक्टीरिया भी पिसेंगे। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है, यहाँ पे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इस समय बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। यानी आप दवा लेकर के आ रहे हैं, आप खा रहे हैं, आपको असर ही नहीं कर रही है। होता है क्या, डॉक्टर ने आपको बताया था कि 6 महीने चलेगी दवा, आपने क्या किया 4 महीने दवा चलाया, उसमें भी ठीक तरीके से नहीं दवा खाई, इसको इग्नोर किया, कभी छूट गया, कभी कुछ हो गया, कभी किसी वजह से, तो वहाँ पे फिर समस्या किसी और के लिए नहीं, आप ही के लिए समस्या हो सकता है कि आप ठीक हो गए हो,
ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है कि आपने दवा नहीं खाई तो आप ठीक नहीं हो। मान लीजिए आप ठीक हो गए हैं, लेकिन अब जब आप अगली बार आपको ये प्रॉब्लम होगी ना, तो यही दवा जो आपको आज असर कर रही थी 200 mg की, अब ये असर नहीं करेगी, अब आपको 300 mg 400 mg की लेनी पड़ेगी। यही है एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, यानी आपके दवाओं के प्रति या जो भी हम डोज लेते हैं उसके प्रति जीवाणु, विषाणु यानी बैक्टीरिया और वायरस, ये सब यहाँ पे तैयार हो चुके हैं, अपने आप को तैयार कर लें कि इस लेवल की जो बीमारियां होती है, इस लेवल की जो दवाएं होती है, उसको हम झेल लेंगे आसानी से। अब यहाँ पे करंट में क्या था, तो दुनिया भर में ऐसे गहन फार्मों में अरबों जानवरों को पीड़ा को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। यह हमारे दिन के बड़े मुद्दों से अलग देखा जाता है। यानी आप यहाँ पे ये बताया कि जो फार्म होते हैं, यहाँ पे पोल्ट्री फार्म में आप देख रहे होंगे कि कैसे बहुत सारे जानवर भरे गए खचाखच। इनको इससे मतलब थोड़ी ना है कि जानवर है क्या है क्या नहीं, इनको बस इससे मतलब है कि यार जैसे भी हो, इनके इसकी सुरक्षा से थोड़ी ना मतलब है, कैसे भी हो बस इनको निकालो, अपना पेमेंट लो। उनको आर्थिक स्थिति से मतलब है, यानी उनके से मतलब उनको पैसे से मतलब है। बाकी ये लोग कैसे रह रहे हैं, मर रहे हैं, जी रहे हैं, इनमें बीमारी फैल रही है, क्या नहीं हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उनसे कोई मतलब नहीं है उनको। तो ये बताया यार यहाँ पे क्या देखिए, महामारी और सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट, जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता की हानि, खाद्य सुरक्षा असुरक्षा और कुपोषण, ये सारी समस्याएं हो सकती हैं इससे अगर एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस होता है। वास्तव में गहन खेती इन वैश्विक समस्याओं को बढ़ाती है और साथ ही अरबों जानवरों के लिए अत्यधिक क्रूरता का कारण बनती है। कैसे बनती है, तो आप देखेंगे जो गौशाला होती है, कई बार वहां पे क्या किया जाता है, गायों का ध्यान ठीक तरीके से नहीं रखा जाता है, कोई बीमार है तो उसको वैसे ही छोड़ देते हैं, या फिर सिर्फ दूध निकालने तक मतलब होता है। इसी तरीके से आप देखेंगे मुर्गी फार्म, पोल्ट्री फार्म जो होता है वहां पे क्या करते हैं, उनको बस बेचने के लिए मतलब है कि आए कोई इसको ले जाए, हमें इससे नहीं मतलब, लोग कैसे रहे, उनको बीमारी हुई है नहीं हुई। फिर आप देखें कई बार होता है कि स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू जैसे मुद्दे निकल करके आते हैं चिकन खाने से या कुछ और खाने से। मैं ये नहीं कह रहा कि चिकन मत खाइए, वो आपकी पर्सनल चॉइस है, इसका मन करता है खाइए, इसका मन करता है नहीं खाइए, इस पर कोई कमेंट नहीं करेगा कि आप क्या खाते हैं क्या नहीं खाता, और इस बेस पे आप किसी को जज भी नहीं करेंगे, ये गलत चीज है। आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं, आप किसी के खाने को लेकर के जज नहीं करेंगे। भारतीय संविधान इसकी इजाजत देता है कि आपको जो मर्जी वो खाइए, जैसे मर्जी वैसे रहिए। तो आप उसको किसी को खाने को लेकर के कमेंट करना ठीक बात नहीं है, ये आपके ऊपर ही गलत तरीके का व्यवहार बनाएगा, यानी आपके लिए निगेटिव इमेज बनाएगा। तो इसको आप छोड़िए, इस मुद्दे के यहाँ पे आइए। सस्ते मांस की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए हर साल कितना, तो 50 बिलियन से अधिक फैक्ट्री फार्म वाले भूमि जानवरों का उत्पादन करने के लिए आनुवांशिक रूप से समान जानवरों की नस्लों को एक साथ कुचलने की आवश्यकता होती है, जिससे बीमारियों के लिए एक आदर्श प्रजनन भूमि तैयार होती है जो मनुष्यों में फैल सकती है। यहाँ क्या बताया जा रहा है कि प्रत्येक वर्ष कितना, तो 50 बिलियन, 1 मिलियन में होता है 10 लाख। अब आपको ये बताना कि 1 बिलियन में कितने लाख होते हैं, ये आप देख लीजिए इस हिसाब, अपने हिसाब से। यहाँ पे मैं लिख देता, तो आप अपने हिसाब से देख के कमेंट करिए कि कितना होता है 1 बिलियन में। यहाँ पे ये बताया कि 50 बिलियन प्रत्येक वर्ष ऐसे पोल्ट्री फार्म होते हैं, ऐसे मुर्गी फार्म में जरूरत पड़ती है जानवरों की, जिनको बेचा जाता है, जिनको आनुवांशिक रूप से रूपांतरित किया जाता है। आप सोच के देखिए कि अगर नॉर्मली जो प्राकृतिक प्रोसेस है, प्राकृतिक प्रक्रिया, उसके द्वारा मुर्गी एक दिन में 1 या 2 ही अंडे दे सकती है, लेकिन क्या होता है उसका टेम्परेचर या उसको यहाँ पे मानव जनित स्थितियां ऐसी क्रिएट कर दी जाती है कि एक दिन में 4 से 5 या 6 अंडे निकाले जाते हैं। तो इससे फिर समस्या तो होगी। जो नेचुरल प्रोसेस है वो कहता है कि एक ही कैपेसिटी है, आप निकाल रहे 6, तो फिर दिक्कत तो होनी है। वही चीज यहाँ पे बताई जा रही है। जब बीमारियां एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में फैलती हैं तो वे अक्सर अधिक संक्रामक हो जाती हैं और अधिक गंभीर बीमारी और मृत्यु का कारण बनती हैं, जिससे वैश्विक महामारी होती है। आप यहाँ पे अक्सर देखेंगे बर्ड फ्लू जैसे बीमारियां आती हैं, स्वाइन फ्लू आती है, तो बहुत बार ऐसा आप चर्चा में सुनोगे, दिक्कतें होती है फिर जानवरों के लिए भी, इंसानों के लिए भी। अंततः हमारे लिए ही नुकसान होता है, चाहे वो जानवरों की बीमारी हो चाहे इंसानों को। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे जानवरों से जो बीमारी इंसानों में फैल जाती है, किससे फैलती है, जानवरों से इंसानों। उसको क्या कहते हैं, उसको जूनोटिक रोग कहते हैं, जूनोटिक डिजीज कहते हैं, जो बीमारी जानवरों से इंसानों में फैली। बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू 2 प्रमुख उदाहरण है जहां गहन खेती वाले जानवरों से लगातार नई नस्लें उभरती रहती हैं। हालांकि इस सूची में रोगाणु रोधी प्रतिरोध AMR एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस भी शामिल है, जिसे इन बड़े मुद्दों के बीच नजरअंदाज कर दिया गया है। बंजर वातावरण में कारखाने के जानवरों की भारी भीड़ के कारण लड़ाई, काटने, चारे के लिए प्रतिस्पर्धा या उच्च घनत्व वाले जीवन में सामान्य तनाव होता है। यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि जो यहाँ पे आप देखेंगे मुर्गी फार्म हो गया या गौशाला हो गई या कहीं भी जहाँ जानवरों को रखा जाता है, वहाँ क्या किया जाता है, इतना सा जगह रहेगा उसमें क्या करेंगे, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, मतलब इतना सकिस्त कर देंगे, इतना उसको सकरा कर देंगे कि यहाँ पे एक जानवर की जगह में 2-2 जानवर हैं। और जब आप घर पे पालते हैं तो आप खुद फील कर रहे होंगे इस चीज को कि घर पे 1 जानवर है या 2 जानवर, तो उसके लिए पूरा अच्छी खासी व्यवस्था की जाती है, कहीं पे गद्दा की व्यवस्था की जाती है, उनके लिए अलग से जगह होती है, उनके खाने पीने की अलग से व्यवस्था की जाती है। यहाँ पे क्या होता है, या ऐसे पूरा सा लंबा सा बना देंगे, उसी में सारे लोग खा रहे हैं, उसी में सारे लोग पानी पी रहे हैं, इस तरीके से दिक्कत है। तो मान लीजिए इनको है सिर्फ बीमारी, अभी ये इसी पानी को पी रहे हैं या पी रहा है कोई भी हो,
तो यहाँ पे क्या होगा, अब इसको भी फैल जाएगा उसी पानी की वजह से, इसको भी सबको ये बीमारी पकड़ लेगी। जबकि घर पे क्या होता है कि सबके लिए अलग अलग व्यवस्था की जाती है, यानी यहाँ पे इनका हौदा अलग बनाया जाता है, इनका अलग बनाया जाता है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, और फिर इसके लिए व्यवस्था की जाती है अच्छे से। तो घर पे जो जानवर पाले जाते हैं उसके बीच और फिर जो फार्म वाले होते हैं उसके बीच आप अंतर कर पा रहे होंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है रोगाणु रोधी प्रतिरोध क्या है, AMR। इसके बारे में तो मैंने आपको आसान भाषा में पहले समझा दिया। अब यहाँ पे टेक्निकल वर्ड्स आप देख लीजिए। रोगाणु रोधी प्रतिरोध AMR तब होता है जब बैक्टीरिया, वायरस, कवक और परजीवी समय के साथ बदलते हैं और दवाओं पर प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, जिससे संक्रमण का इलाज करना कठिन हो जाता है और बीमारी फैलने, गंभीर बीमारी और मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है। वही चीज यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब आप दवाएं खाएंगे उनके ऊपर असर नहीं करेगी तो प्रतिक्रिया कहाँ से करेंगे, जब असर ही नहीं करेगी तो फिर क्या होगा, आपको बीमारी बढ़ेगी। इस वजह से बीमारी गंभीर भी हो सकती है। जब आपको दवाएं असर ही नहीं करेंगे तो क्या होगा, कोई भी चीज एक समय से अधिक रहती है तो फिर दिक्कत ही क्रिएट करती है। एंटीबायोटिक प्रतिरोध कैसे होता है, बहुत सारे रोगाणु और कुछ दवा प्रतिरोधी हैं। सामान्य जीवाणु एंटीबायोटिक्स बीमारियां पैदा करने वाले बैक्टीरिया के साथ साथ शरीर को संक्रमण से बचाने वाले अच्छे बैक्टीरिया को भी मार देते हैं। यही पॉइंट जो मैंने आपको शुरू में ही बताया है। दवा प्रतिरोधी बैक्टीरिया अब बढ़ने और कब्जा करने में सक्षम है, यानी जब उसको भी मार देंगे तो क्या होगा, एक टाइम के बाद फिर उनकी आदत हो जाएगी कि यार यहाँ पे इस लेवल का डोज मुझे मिलने वाला है, उसके लिए मैं पहले से रेडी रहूं। प्रतिरोधी जीवाणु, कुछ जीवाणु अन्य जीवाणुओं के प्रति अपनी दवा प्रतिरोधक क्षमता प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे आप स्लाइड देखिए, जो है ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको आप सेव करके रख लेंगे। भले से इंग्लिश में रखा है, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा बहुत, तो आप उसको ध्यान रखेंगे, भले से इंग्लिश में लिखा है। अब यहाँ पे ये बताया गया कि कॉज यानी कि कारण क्या है, तो आप इसको ध्यान से सुनिए। यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हो सकता है, आपको समझना है तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, आप ध्यान से उस चीज को सुनिए। यहाँ पहला पॉइंट बताया गया है ओवर प्रिस्क्राइबिंग ऑफ एंटीबायोटिक्स, यानी एंटीबायोटिक को अधिक सलाह देना, यानी अधिक मात्रा में एंटीबायोटिक का यूज करना। दूसरा क्या बताया जा रहा है, पेशेंट्स नॉट टेकिंग एंटीबायोटिक एज प्रिस्क्राइब, यानी जैसे आपको डॉक्टर ने बताया था आप उस तरीके से एंटीबायोटिक ना लेकर के अपने मन से ले रहे हैं एंटीबायोटिक। तीसरा क्या बताया जा रहा है, अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स यूज्ड इन एग्रीकल्चर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप इसको ध्यान से सुनेंगे। देखिए मुद्दा क्या, आप कहते हैं कि मैं एंटीबायोटिक्स नहीं लेता, चलिए मैं मान लिया आप एंटीबायोटिक्स नहीं लेते हैं, फिर जब आपका टेस्ट होगा तो आप पता चलेगा कि एंटीबायोटिक्स तो आप ले रहे थे। अब आप सोचेंगे कि मैंने तो कभी लिया नहीं, फिर कैसे हो रहा है। यहाँ पे हो ये रहा है कि एग्रीकल्चर यानी कृषि में इसका यूज किया जा रहा है, उसके अलावा जो भी आप खाते पीते उसमें इसका यूज हो रहा है, तो फिर आपके बॉडी में जा रहा है ना इनडायरेक्टली, तो फिर दिक्कत तो होगी ही होगी। वहाँ पे यही पॉइंट बताया जा रहा है कि एग्रीकल्चर में अननेसेसरी या जो अनावश्यक एंटीबायोटिक है उसका प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ पे एक चौथा पॉइंट है पुअर इन्फेक्शन कंट्रोल इन हॉस्पिटल एंड क्लिनिक्स, यानी जो अस्पताल होते हैं वहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे गंदा व्यवहार किया जाता है इसके लिए। मतलब गंदा व्यवहार से क्या मतलब कि इसके ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया जाता जितना देना चाहिए। पुअर हाइजीन एंड सैनिटेशन प्रैक्टिसेस, ये क्या नेक्स्ट पॉइंट है, लैक ऑफ रैपिड लेबोरेटरी टेस्ट, यानी जो लैब में परीक्षण होता है इसका वहाँ पे तेज गति से ना हो रहा है, यानी तेज गति से नहीं हो पा रहा है। अब यहाँ पे इसके प्रभाव क्या होंगे, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ AMR क्या है, ग्रेटर नंबर ऑफ AMR डेथ्स करेंटली 5 मिलियन पर ईयर, यानी अभी क्या हो रहा है कि प्रत्येक वर्ष कितने, तो 5 मिलियन लोग, अभी मैंने बताया था 1 मिलियन में कितने लोग होते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे। मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा, बार बार मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग कमेंट करके बताइए। 5 मिलियन लोग की हर वर्ष इससे मौत हो जा रही है, इससे AMR से। रूटीन ट्रीटमेंट बिकम्स रिस्कियर टू परफॉर्म, यानी जो लगातार ये जो सामान्य दैनिक चेकअप होता है आपका वो बहुत मुश्किल होता जा रहा है। इकोनॉमिक लॉस, सबसे बड़ा दिक्कत तो ये है कि फिर आर्थिक क्षति होती है हमें। अब सोच के देखिए जो 200 रुपये कमा रहा है डेली का बेचारा, वो जैसे तैसे खा रहा है, उसके ऊपर कृषि की वजह से AMR आ जा रहा है। AMR क्या है, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस। अगर इसकी दिक्कत हो जा रही है फिर वो कहाँ से अपना इलाज कराएगा, वो टेस्ट कहाँ से कराएगा, कैसे इसको लेकर के चलेगा। अब यहाँ पे इसके लिए प्रयास किए गए हैं कि नहीं किए गए हैं, क्या किए गए हैं तो क्या क्या है, उसके लिए वैश्विक स्तर पर क्या प्रयास है और भारत के स्तर पर क्या प्रयास है, हम उसको देखेंगे। AMR नियंत्रण पर राष्ट्रीय कार्यक्रम, ये पहले भारत के लिए है, यानी ये भारत द्वारा किए गए प्रयास है। इस वर्ष 2012 में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम के तहत राज्यों के मेडिकल कॉलेज में प्रयोगशालाओं की स्थापना करके AMR निगरानी नेटवर्क को मजबूत किया गया है। AMR पर राष्ट्रीय कार्य योजना, यह स्वास्थ्य दृष्टिकोण पर केंद्रित और अप्रैल 2017 में विभिन्न हितधारकों या मंत्रालयों या विभागों को शामिल करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। यहाँ पे पहले ये 2012 है, ये 2017, इसको आप ध्यान में रखेंगे। AMR सर्विलांस एंड रिसर्च नेटवर्क इस वर्ष 2013 में लॉन्च किया गया था ताकि देश में दवा प्रतिरोधी संक्रमणों के सबूत और प्रवृत्तियों तथा पैटर्न का अनुसरण किया जा सके। AMR अनुसंधान और अंतरराष्ट्रीय सहयोग, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने AMR में चिकित्सा अनुसंधान को मजबूत करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से नई दवाओं को विकसित करने की पहल की है। ICMR ने किसकी सहायता ली, तो यहाँ पर नॉर्वे की रिसर्च काउंसिल के साथ मिलकर वर्ष 2017 में
रोगाणु रोधी प्रतिरोध में अनुसंधान और एक संयुक्त आह्वान शुरू किया है। आईसीएमआर ने संघीय शिक्षा और अनुसंधान मंत्रालय जर्मनी के साथ, किसके साथ हो गया यहाँ पे, पहले हो गया नॉर्वे, यहाँ पे हो गया जर्मनी के साथ, एएमआर पर शोध के लिए एक संयुक्त भारत जर्मन सहयोग किया है। 2 देश यहाँ पे हो गए, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है इसके लिए, तो एंटीबायोटिक प्रबंधन कार्यक्रम। आईसीएमआर ने अस्पताल के वार्डों और आईसीयू में एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग तथा अतिप्रयोग को नियंत्रित करने के लिए भारत में एक पायलट परियोजना पर एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप कार्यक्रम शुरू किया। डीसीजीआई ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने अनुपयुक्त पाए गए 40 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन पर प्रतिबंध लगा दिया, यानी 40 ऐसी दवाएं थी जिसपे प्रतिबंध लगा दिया है डीसीजीआई द्वारा। ये क्या है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, यानी जो दवाओं के लास्ट में अथॉरिटी है जो इसको मंजूरी देती है कि कौन सी दवा मार्केट में आनी है, कौन सी दवा मार्केट से बाहर जानी है, कौन सी दवा निर्यात होगी, कौन सी दवा आयात होगी, सारी मंजूरी यही देते हैं डीसीजीआई। एएमआर के लिए एकीकृत स्वास्थ्य निगरानी नेटवर्क। एकीकृत एएमआर निगरानी नेटवर्क में हिस्सा लेने के लिए भारतीय पशु चिकित्सा प्रयोगशालाओं की तैयारी करना और आकलन करना उसका शामिल है यहाँ पे। आईसीएमआर ने जानवरों और मनुष्यों में रोगाणु रोधी प्रतिरोध पैटर्न की तुलना के लिए एक पशु चिकित्सा मानक संचालन प्रक्रिया भी विकसित की है। किसने की है, तो आईसीएमआर ने। क्या किया है कि जो यहाँ पे जानवरों में होता है एएमआर, उसके अलावा जो इंसानों में होता है उसमें क्या समानता है, क्या विभिन्नता है, ये जानने के लिए। चेन्नई घोषणा 2012, ये एंटीबायोटिक प्रबंधन को बढ़ावा देता है। उसके अलावा रेड लाइन अभियान अध्ययन, ये सारी चीजें यहाँ पे भारत सरकार द्वारा की गई है एएमआर को रोकने के लिए। अब देखते हैं वैश्विक स्तर पर क्या प्रयास किए गए हैं। तो यहाँ पे ईयू, यूरोपियन यूनियन, ये क्या कर रहा है, ये एंटीबायोटिक से अन्य दवाओं का उपयोग करने वाले जानवरों में निवारक सामूहिक दवा पर प्रतिबंध लगाया इसने। संयुक्त राष्ट्र क्या कर रहा है, तो एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण लेकर के चल रहा है। WHO क्या कर रहा है, एंटीबायोटिक दवाओं का अवेयर वर्गीकरण, यानी यहाँ पे अवेयर कार्यक्रम के तहत इसने दवाओं का वर्गीकरण कर दिया जो एएमआर को रोके। अटेंशन प्लीज, होता ना यार, कोई मूवी मुझे याद नहीं आ रही, उसमें बोलता है हजरात हजरात हजरात, मनोज वाजपेयी रहते हैं, वो बोलते हैं ऐसे। तो यहाँ पे वही है, आपको ध्यान दीजिए ये, क्योंकि यहाँ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएंगे, डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वनडे टाइप में, या स्टेट पीएससी हो गया जैसे यूपी पीएससी हो गया, बिहार पीएससी हो गया, उसके अलावा यूके पीएससी हो गया, एमपी पीएससी हो गया, इन सब में डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें साल्विक्स अभ्यास किस 2 देश के बीच हुआ, तो भारत और अमेरिका के मध्य हुआ। कहाँ पे हुआ, कोच्चि केरल में हुआ। 132वें डूरंट कप का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है, तो कोलकाता में किया जा रहा है। अब यहाँ पे एक चीज ये है कि डूरंट कप किस चीज से जुड़ा हुआ है, कौन से खेल का है, तो ये फुटबॉल का है, और ये भारत में सबसे पुराना फुटबॉल का टूर्नामेंट है। इसको कब शुरू किया गया था, तो 1888 में शुरू किया गया था। कहाँ पे, शिमला में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो श्रद्धा कपूर को एसिक्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछ लिए जाते हैं। अजीत अगरकर बीसीसीआई सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति के अध्यक्ष बनाए गए। क्यू डोंगियो को खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का महानिदेशक बनाया गया। ये आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगा लीजिए क्योंकि ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और फिर इसके बारे में अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यहाँ पे FAO के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे इसकी स्थापना कब हुई, तो 16 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी और 16 अक्टूबर को ही विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। उसके अलावा इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है FAO का, तो ये है रोम, इटली में। उसके अलावा ये कहाँ पे बनी थी, तो ये बनी थी क्यूबिक सिटी कनाडा में, लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो रोम, इटली में है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कैरिबियाई प्रीमियर लीग में, जैसे हमारे यहाँ पे IPL होता है, यहाँ पे कैरिबियाई प्रीमियर लीग है। इसमें शामिल होने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई है, तो वह श्रेयांका पटेल। यहाँ पे ये डबल हो गया, इसको सही कर दूंगा, यहाँ पे रहेगा श्रेयांका पटेल। ये है पूरा नाम, आप यहाँ पे देख लीजिए, श्रेयांका पटेल, ये है पूरा नाम का। यहाँ पे 2 बार हो गया, उसके लिए सॉरी। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा महिला स्वयं सहायता समूह, ये क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप। आप इसको अपना सिलेबस देखेंगे, जो सिलेबस देखा होगा उसको पता होगा कि आपके सिलेबस में इसको अलग से मेंशन किया गया कि सेल्फ हेल्प ग्रुप का क्या महत्व है, या वहां पे आपको लिखा गया सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में आपके मेंस आंसर राइटिंग में। मेंस का सिलेबस है आपका कि उत्पादों को बेचने के लिए ई-सरस ऐप लॉन्च किया गया है। किसने किया है, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने किया है। किसके लिए किया गया, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप का, किससे, जो महिलाओं से जुड़े हुए हैं। ऐप का नाम आप याद रखेंगे, ई-सरस ऐप। नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के रूप में किसको नियुक्त किया गया, तो MU नायर को नियुक्त किया गया है। UAE ने एक नए निवेश मंत्रालय की स्थापना की घोषणा की है। यहीं तक रखता है आज का लेक्चर। बोलने में जो गलती हुई उसके लिए सॉरी। आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।